देखिए वहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं साक्षी महाराज जी, ये एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कई बार के लोकसभा सदस्य हैं, एक बार राज्यसभा के सदस्य हैं। पहले ये चर्चा भी हो रही थी कि साक्षी महाराज को लेकर जो इलाकाई जो स्थानीय बीजेपी के नेता थे उनमें कहीं कुछ आक्रोश था कुछ हद तक। लेकिन जो बात थी ना कि लोधी प्लस मोदी, तो मोदी वालों के भी भटकने की कोई वजह नहीं है और लोधियों के भी भटकने की कोई वजह नहीं है। तो मुझको लग रहा है कि साक्षी महाराज का चुनाव अच्छा हुआ। लेकिन जब चुनाव में उनका कोई असर ही वो नेपथ्य में है तो फिर उनके पर चर्चा करना बेमानी है। इस वीडियो में जिस सीट पर हम बात करने जा रहे हैं वो सीट है उन्नाव लोकसभा सीट। उन्नाव लोकसभा सीट पर कैसा इस बार चुनाव हुआ, किस इश्यूज़ को लेकर के, किन इश्यूज़ पर मतदान हुआ और कौन वहां से जीतेगा, इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं और नवलकांत जी हैं। मनीष जी, जिस तरीके से इस बार का उन्नाव का जो लोकसभा का चुनाव है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी 2014-2019 में वहां से जीती और वापस उसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए वहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं साक्षी महाराज जी, ये एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कई बार के लोकसभा सदस्य हैं, एक बार राज्यसभा के सदस्य हैं। तमाम उनका अपना मतलब उनका आपराधिक इतिहास भी अपना रहा है। उसके बावजूद उनका जो अपना जो ऑरा है, जो उनका अपना राजनीतिक गणित है, उसको वो बखूबी समझते हैं। उन्नाव को उन्होंने बेहतर तरीके से समझा है। 2014 में वो 3 लाख वोट से जीते थे। 2019 में उन्होंने जीत को और बढ़ाया, मार्जिन को और बढ़ाया और दोनों बार उन्होंने अरुण शंकर शुक्ला अन्ना जो लखनऊ के माफिया सो कॉल्ड माफिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे, उनको दोनों बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में मात दी है। सिटिंग सांसद को दोबारा से तिबारा बल्कि कहा जाए कि वहां से टिकट देना, और आप कैसे देखते हैं, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर वहां काम कर रहा है या कुछ और चीजें हैं इस बार चुनाव में? देखिए पहले ये चर्चा भी हो रही थी कि साक्षी महाराज को लेकर जो इलाकाई जो स्थानीय बीजेपी के नेता थे उनमें कहीं कुछ आक्रोश था कुछ हद तक। लेकिन चूंकि सारा चुनाव उत्तर प्रदेश में तो वोटों के समीकरण के आधार पर होता है और उन्नाव की जो संसदीय सीट है इसमें सर्वाधिक वोटर्स हैं, 23 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। लेकिन उनमें जो 4.25 लाख लोधी वोटर्स हैं और साक्षी महाराज का ये एक कोर वोटर माना जाता रहा है और इसी के आधार पर साक्षी महाराज को लगातार 2 बार 2014-2019 में जीत मिली है। तो बीजेपी कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात का यहाँ पर कोई बेमानी हो जाती है। यहाँ पर वोटों का समीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है और लोध वोटर्स की अधिकता की वजह से साक्षी महाराज का टिकट पाने में पलड़ा भारी रहा था। बिल्कुल नवल सर, समीकरण के लिहाज से साक्षी महाराज को टिकट देगा या और कोई इम्पैक्ट था साक्षी महाराज का जिस कारण? देखिए उन्नाव के लिए कहा जाता है कि लोधी प्लस मोदी जीत के लिए काफ़ी है। अगर दोनों तक वोट पड़ जाए तो जीत जाते हैं। लेकिन इस बार समीकरण की जो बात कही है वो बड़ा टिपिकल हो गया है। पिछले चुनाव में 4 लाख वोटों से जीते थे साक्षी महाराज, 7 लाख वोट पाए थे। 3 लाख वोट अरुण शुक्ला अन्ना पाए थे और 1,85,000 अनु टंडन पाई थी। अब वो दोनों वोट अगर कंबाइंड हो जाते हैं तो ये वोट ठीक ठाक बढ़ जाता है, 4,85,000 हो जाता है। तो लड़ाई काफ़ी टफ हो गई है अगर सब वोट एक जगह आते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि जो वहाँ समीकरण बन रहे हैं वो बड़े मजबूत बन रहे हैं। हालांकि अनु टंडन एक बार वहाँ से जीत भी चुकी हैं 2009 में। लेकिन इस बार जो हम लोग को रिपोर्ट मिली वो बहुत मेहनत कर रही है और समाजवादी पार्टी का भी पूरी टीम वहाँ पे चुनाव में लगी हुई है। तो मुझको गठबंधन के प्रत्याशी अनु टंडन 2009 में वहां से सांसद भी रह चुकी हैं और लगातार क्षेत्र में रहती हैं, ऐसा वहां कहा जाता है। इस बार गठबंधन की प्रत्याशी हैं, कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं, आपने क्या देखा? ये 2009 में चुनाव जीतने के बाद 2014 का चुनाव लड़ी थी, 14 पायदान पर रही थी, 2019 में तीसरे पायदान पर आ गई थी। तो फिलहाल वो यहाँ पर चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन चूंकि बात जाति की जब आएगी तो जाति के समीकरण में वो कहीं बहुत खांचे में फिट नहीं होती हैं उस तरीके से। उनके लिए वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है वही उनके लिए उम्मीद जता रहा है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर जो अशोक पांडे उतरे हैं वो किस तरीके से ब्राह्मण समाज में क्या कुछ डेंट कर पाते हैं, पैठ बना पाते हैं। क्योंकि इस सीट पर लोधी और मुस्लिम आबादी के बाद 3 लाख मुस्लिम हैं, 4.25 लाख लोधी के बाद और 2,65,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स हैं। तो उनमें अशोक पांडे अगर पैठ बना लेते हैं और दलित वोटर्स का बड़ा हिस्सा अगर वो ले जाते हैं तो फिर एक बड़ी चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए। अन्यथा अभी साक्षी महाराज और अनु टंडन
के बीच का ही मुकाबला सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अशोक कुमार पांडे बसपा के प्रत्याशी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, जो उनका कितना एक्सेप्टेंस आपको दिख रहा है वहाँ बसपा का? देखिए, बसपा का अपना एक जो वोट बैंक है, कैडर वोट बैंक है, जिसको क्लेम करती है बसपा की ये हमारा वोट बैंक, यहाँ से तो हम लड़ाई शुरू करते हैं। अगर 2 लाख वोट बैंक उनका है तो 2 लाख वोट तो उनका रहते हैं, उसके बाद जीत हार के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। तो ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं। यहाँ से एक बार 2004 में ब्राह्मण उम्मीदवार जीत भी चुके हैं, ब्रजेश पाठक अपने डिप्टी सीएम, उस समय वो बसपा में होते थे। तो 2004 में वो इस सीट पे जीते भी हैं, तो ब्राह्मण बाहुल्य सीट होने के कारण ही उनको अच्छा खासा वोट मिला था। बसपा का जो वोट बैंक था वो उनके साथ आया था, दोनों का कॉम्बिनेशन उनको जीत दिलाई थी। तो इस बार अशोक पांडे कितना प्रभाव डालते हैं ये देखने वाली बात होगी। चुनाव में सर क्या इम्पैक्ट चला, क्योंकि अब तो वहाँ वोटिंग हो चुकी है, आपको क्या लगता है वहाँ की क्या रिपोर्ट है, किस तरफ? देखिए, अगर आप वोटिंग परसेंट देखें तो 1-1.5% ही कम वोट पड़ा है, तो इस हिसाब से ये नहीं कह सकते कि वहाँ वोट कम पड़ा है। लेकिन आज की डेट में देखें तो पूरी जो समीकरण है वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि साक्षी महाराज के पक्ष में अभी भी दिख रहे हैं। तो मुझको लगता है कि बहुत अच्छी लड़ाई अनु टंडन ने लड़ी है। लेकिन जो बात थी ना कि लोधी प्लस मोदी, तो मोदी वालों के भी भटकने की कोई वजह नहीं है और लोधियों के भी भटकने की कोई वजह नहीं है। तो मुझको लग रहा है कि साक्षी महाराज का चुनाव अच्छा हुआ है। कैसा हुआ है सर उन्नाव को चुनाव, कौन जीत रहा है? बिल्कुल, वोटों के गणित के हिसाब से साक्षी महाराज और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच में फाइट होती दिखाई दे रही है। मनीष जी जैसी बात कह रहे थे कि एक बार 2004 में ब्रजेश पाठक जब जीते थे तब बीएसपी से जीते थे, अभी वो डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के हिस्सा हैं, बीजेपी का बड़े नेता माने जाते हैं। तो यहाँ पर समीकरण बदले हुए हैं। और अनु टंडन के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि अनु टंडन 2009 में जब चुनाव जीती थी तब वो कांग्रेस से चुनाव जीती थी और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गई। अब चूंकि संयोग ऐसा रहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया तो बाय डिफॉल्ट वो अब कांग्रेस भी उनका सपोर्ट करने के लिए आ रही है। वरना अगर स्थितियां भिन्न होती तो यही कांग्रेस अनु टंडन का तो कम से कम जमकर विरोध करती। तो ऐसे में अनु टंडन वहां पर मौजूद हैं। अब देखना है कि कांग्रेस का जो खेमा था, जो उनके समर्थक रहे थे 2009 में जब वो जीती थी, तब वो कांग्रेस के खेमे के लोग कितना अभी भी उनसे आश्वस्त हो पाते हैं, कितना, क्योंकि जब वो समाजवादी पार्टी में गई तो कुछ नाराजगी के भाव जरूर रहे थे, लेकिन अब वो एक साथ मिलकर कितना वो इसमें डेंट कर पाती हैं। फिलहाल के लिए साक्षी महाराज, क्या एक्सेप्टेबिलिटी अनु टंडन की अपने क्षेत्र, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो क्षेत्र में लगातार बनी रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, क्या उस बात की एक्सेप्टेबिलिटी जातियों से ऊपर है, जातिगत इम्पैक्ट से ऊपर? बिल्कुल, अनु टंडन का 2009 के बाद जीतने के बाद से जिस तरीके से वो उन्नाव से उनका जुड़ाव बना रहा है वो निश्चित तौर से वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट रहा है। अशोक पांडे पत्रकार रहे हैं, लखनऊ में रहते रहे ज़्यादातर और बीच बीच में उन्नाव आते जाते रहे थे। तो ऐसे में साक्षी महाराज और अनु टंडन, ये दो लोग तो कम से कम ऐसे हैं जो उन्नाव में लगातार कांटेक्ट में अपने वोटर्स, अपनी जनता के साथ बनाए रहे हैं। तो अनु टंडन का इस मामले में ये एक प्लस पॉइंट है जहाँ पर वो लगातार उन्नाव की जनता से मुखातिब होती रही हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अमेठी में 2014 का चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में बनी रही थी, उसका उनको फ़ायदा मिला था। बिल्कुल। सर, फाइनल कॉल, आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ उन्नाव का जो चुनाव हो जा रहा है, किसके पक्ष में? क्या सिर्फ जातिगत समीकरण के आधार पर जो पिछले दिनों हमने देखा 14 और 19 में वैसा ही कुछ दिख रहा है, या कुछ इस बार बदलाव की बात कहीं उन्नाव से आपको दिख रही है? नहीं, अगर जैसे हम बीजेपी कैंडिडेट ने चुनाव की सभाओं में वहाँ बोला है कि आधे मोदी आधे लोधी, पिछले लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो 7 लाख 7.25 लाख वोट उनको मिला था, 4 लाख वोट लोधी के हैं, बाकी आप मोदी के जोड़ लें तो लगभग 7.5-8 लाख होते हैं। तो वो उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका आकलन है वो एकदम एग्जैक्ट सही बैठता है। अब उसमें अनु टंडन कितना सेंधमारी करने में कामयाब होती हैं। कांग्रेस का गठबंधन है इस बार उनके साथ, पिछली बार कांग्रेस के टिकट पे लड़ी थी, 1,85,000 वोट पे सिमट करके तीसरे पायदान पे रही थी। तो इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के इम्पैक्ट डाला है सपा का साथ जाना, वो कितना वोटों को जी, यही देखने वाली बात होगी कि वो कितना इम्पैक्ट डाल पा रही हैं, क्योंकि साक्षी महाराज एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। समीकरण कितने उनके फेवर में जाते हैं गठबंधन के, ये देखने वाला होगा कि वो जीत का मार्जिन कम कर पाते हैं या उनकी जीत में रोड़ा अटका पाते हैं।
ये देखना है। इश्यूज कुछ रहे, आपको लगा कि उन्नाव में इश्यूज पर कोई वोटिंग हुई या सिर्फ जातिगत समीकरण? देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव में लोकल मुद्दों पे कभी चुनाव होता ही नहीं है, नेशनल मुद्दों पर ही चुनाव होता है। विपक्षी पार्टियां भी नेशनल मुद्दों को ही अपना एजेंडे में शामिल रखती हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो। तो ये सारे मुद्दे थे वो केवल नेशनल लेवल के ही मुद्दे थे, व्यक्ति मतलब जो लोकल मुद्दों पे चुनाव कभी होता ही नहीं। इश्यूज कुछ था सर, आपको लगा इश्यूज कुछ? देखिए बिल्कुल मुद्दों की बात, ऐसे इश्यूज अगर आप कहेंगे हैं तो वो तो वाकई में मौजूद हैं, लेकिन जब चुनाव में उनका कोई असर ही वो नेपथ्य में है तो फिर उनके पर चर्चा करना बेमानी है। वहाँ पर चर्चा यही होगी कि जातिगत समीकरण क्या रहे हैं, कैसे आंकड़े रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ हुआ, उसके बाद क्या उन्होंने मुस्लिम और यादव के साथ साथ बाकी कुछ जातियों को कितना अपने साथ जोड़ा है, क्या लोध वोटर्स में कहीं कुछ असमंजस हुआ कि नहीं, इस पर चर्चा हो सकती है। ब्राह्मण वोटर्स क्या बीएसपी की तरफ आकर्षित हुए या फिर वो परंपरागत तरीके से जिस तरीके से बीजेपी के साथ बने रहे हैं 2022 में तो 89% ब्राह्मण वोटर्स उनके साथ गए थे, तो क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है, तो इस पर चर्चा हो सकती है। इश्यूज की जब आप बात करेंगे तो वो थोड़ी सी बेमानी दिखाई देगी। सिर्फ जातियों पर वोटिंग हो रही है सर? देखिए, जातियों पर वोटिंग हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अशोक पांडे बीएसपी से कैंडिडेट है, लेकिन मुझको लग रहा है कि जिस समय ब्रजेश पाठक जीते थे सब ब्राह्मणों ने उधर वोट किया था, लेकिन इस बार नहीं लग रहा कि वो अशोक पांडे को वोट पड़ेगा, वो वोट मुझको बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। तो इसी तरह अनु टंडन एक ऐसी नेता है जो वहाँ से चुनाव भी जीत चुकी हैं, और अगर जातिगत आधार माना जाए तो उनका कोई वोट बैंक नहीं, उनकी पार्टी की भी जो मरी गिरी स्थिति है, तो आप जान सकते हैं कि उनकी पार्टी में भी कुछ नहीं बचा होगा। तो जो कुछ कमाया गया है वो अनु टंडन का कमाया है, और हर जाति हर तबके के वोटर उनको वोट करते हैं। लेकिन जो फुल फ्लेश वोटर्स होते हैं कि जो किसी एक पार्टी के नाम पे या किसी एक प्रत्याशी के नाम पे या अपनी जाति के कैंडिडेट के नाम पे वोट करते हैं, वो अनु टंडन के पक्ष में मुझको नहीं दिख रहा। तो इस लिहाज से मुझको साफ साफ लग रहा है कि यहाँ पे साक्षी महाराज बहुत मजबूत और बहुत तगड़ा चुनाव लग रहा है, और मनीष जी भी, ज्ञानेंद्र जी भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उन्नाव का जो एग्जिट पोल है वो साक्षी महाराज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अनु टंडन, इस बात को माना जा रहा है कि अनु टंडन ये चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है क्योंकि वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सपा और कांग्रेस का पूरा समर्थन है उनको, लगातार क्षेत्र में रहने का उनको फायदा मिल रहा है। तो इस लिहाज से जो साक्षी महाराज, उनका मार्जिन भले ही कम होगा पर ये सीट उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या साक्षी महाराज के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।